गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से आपका ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करती हूँ। मैं हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य पढ़ा रही थी। मैंने पिछली 3 क्लासेज में आपको अद्यतन काव्य और अज्ञेय जी के बारे में भी बताया था। इसके साथ साथ व्याख्या भी मैंने प्रारंभ कर दी थी। अज्ञेय जी की जो पहली कविता है नदी के दीप, उसी क्रम को मैं आज आगे बढ़ाऊंगी। नदी क्या है? एक माँ है। किसकी माँ है? नदी में जो द्वीप होते हैं छोटे छोटे, उन द्वीपों की माँ है। और नदी में धारा होती है, यानी जल में बहाव होता है। वो धारा नदी को आगे बढ़ाती है और नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे द्वीपों का आकार, उसकी गोलाइयाँ, उसका जो एक स्थिर स्वभाव है वो निश्चित होता है। अगर यही धारा तीव्र गति से बहने लगेगी तो हमारा कोई यानी द्वीप का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इस दृष्टिकोण के माध्यम से कवि ने समाज और व्यक्ति को आधार बनाया है। नदी को समाज, व्यक्ति को द्वीप, यानी समाज से अलग रह करके जिस तरह से मनुष्य अपना विकास कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से द्वीप नदी के साथ ही सुंदर दिखते हैं। अगर नदी नहीं होगी तो द्वीप का अपना कोई महत्व नहीं होता है, तो द्वीप को नदी के साथ ही मिलकर के रहना पड़ता है। तो आगे कविता की जो कुछ पंक्तियां हैं उनको ध्यान से देखिए बच्चों। कि पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर के भी कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। कवि कहना चाहता है कि अगर नदी की तीव्र धारा में हम अगर बह गए, द्वीप अगर बह गए, तो उनका बह जाने से जो नदी का जल है वो गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो व्याख्या में कवि कहता है कि नदी का अंग है कौन? द्वीप नदी के प्रति समर्पित है। नदी का जो द्वीप है वो नदी पर समर्पित है, किंतु वह प्रवाह में पड़कर अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता है। क्या है? पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, यानी जब प्लवन होगा, जब तीव्र धारा आएगी तो हम बह जाएंगे, और यदि वह प्रवाह में पड़ेगा तो बहने लगेगा, उसके पैर उखड़ जाएंगे, प्रलय होगा, ढह जाएगा, बह जाएगा, अर्थात उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और फिर चूर्ण होकर के भी कभी क्या धार बन सकते हैं? फिर आगे कवि कहता है कि वह भयंकर बाढ़ में पड़कर कहीं का भी नहीं रहेगा, किंतु यह निश्चित है कि वह अपने को पूरी तरह मिटा करके भी नदी की धारा का अंग नहीं बन सकता है। वह रेत बन जाएगा, यानी रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। फिर द्वीप कवि के माध्यम से द्वीप आगे कहता है कि वह जब नदी में बह जाएगा तो वह रेत में मिल करके उस नदी के निर्मल जल को गंदा करेगा, उसे अनुपयोगी बनाएगा, किसी के काम का वो जल नहीं रह जाएगा। इसलिए वह अपनी व्यष्टि चेतना अर्थात व्यक्तिगत चेतना को बचाकर या बनाकर रखना चाहता है कि हमारा अस्तित्व भी बना रहे, नदी भी बहती रहे, और हम इसी तरह से प्रकृति के सुंदर सोपान बन करके अपने जीवन को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते रहें। तो इसमें कवि ने अपनी सरल भाषा में साहित्यिक खड़ी बोली का सहारा लेते हुए व्याख्या प्रस्तुत करी है। और भाषा जो है खड़ी बोली है, छंद मुक्तक छंद है, अनुप्रास अलंकार, प्रकृति का मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनी है, प्रसाद गुण है, शांत रस है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पंक्तियां देखिए नदी के दीप की। दीप है हम, यह नहीं है साफ, दीप है हम, यह नहीं है साफ, वह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के कोरोण में,
वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। अब यहाँ पर भूखंड को पिता, नदी को माता मानते हुए कवि कहता है कि नदी में द्वीप की स्थिति का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार समाज में मनुष्य की स्थिति होती है, उसी प्रकार नदी के द्वीप की महत्ता तथा द्वीप के लिए नदी की महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि कहता है द्वीप हैं हम, ये नहीं है साप। कवि कहता है द्वीप होना हमारे लिए अभिशाप नहीं है, वह अपनी नियति अर्थात अपने भाग्य का फल है। नदी से हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। द्वीप हैं हम, ये नहीं है साप, वह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। आगे कवि कहता है कि नदी हमारी जननी है, हम नदी के पुत्र हैं और उसका संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं। नदी हमें विस्तृत भूखंड से मिलाती है और यह भूखंड हमारा पिता है अर्थात पिता के समान है। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड हमारा पितर है अर्थात इस काव्यांश में कवि शिशु, माँ और पिता के संबंधों को उद्घाटित करने में सफल हुआ है। अर्थात वहाँ नदी माँ संस्कृत के रूप में, भूखंड पिता के रूप में तथा द्वीप को शिशु के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि द्वीप हमेशा से भूखंड से दूर होता है और नदी ही दोनों को मिलाती है। ठीक उसी प्रकार एक माँ ही अपने बच्चे को पिता का संज्ञान कराती है। तो इस दृष्टि से कवि ने बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। नदी को माँ बना दिया, भूखंड को पिता और द्वीप को शिशु। तो ये था इनका अज्ञेय जी का कुछ पंक्तियों की व्याख्या, जिसमें आपने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा को अपनाया, प्रसाद गुण, शांत रस, मुक्तक छंद, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार के साथ बहुत सुंदर पंक्तियां अज्ञेय जी की पढ़ने में आती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरे के किसी स्वैराचार से, अविचार से तुम बढ़ो, प्लवन तुम्हारा घर घराता उठे। यह स्त्रोतस्विनी की कर्मनाशा कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए, तो हमें स्वीकार वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, वहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आधार। माता उसे फिर संस्कार देना तुम। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं जिसमें अज्ञेय जी ने यह बताया है कि द्वीप का निर्माण नदी ने किया है। द्वीप जो कि नदी में स्थित होते हुए भी नदी से पृथक है। नदी के प्रवाह में द्वीप अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है। व्याख्या देखिए कि नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती रहो। इस काव्यांश में कवि कहता है कि हे नदी तुम निरंतर बहती रहो, तुमने इस भूखंड से जो कुछ भी हमें प्रदान किया है वह निरंतर हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहे। तुम इसी प्रकार हमारे संस्कारों को आकार देती हुई उनको शुद्ध करती हुई चलो। यानी यदि कभी ऐसा हो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अविचार से तुम बढ़ो, प्लवन तुम्हारा घर घरा उठे। वह स्त्रोतस्विनी की कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और काल प्रवाहिनी बन जाए। अर्थात कवि कहता है कि तुम हमें निरंतर ऐसे ही संस्कारों का आकार देती ही चलो, परंतु कभी ऐसा हो कि किसी कारण नदी में यदि बाढ़ आ जाए और नदी अपनी सीमाओं को लांघ भी जाए तो यह अतिवाद स्वैराचार का ही परिणाम हो सकती है तथा हमें नदी का विकराल व विनाशकारी रूप भी हमें स्वीकार करना होगा। अविचार से तुम बढ़ो, प्लवन तुम्हारा घर घरा उठे। यह स्त्रोतस्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। तो स्वैराचार का परिणाम हो सकता है तथा हमें नदी का विकराल व विनाशकारी रूप भी स्वीकार करना पड़ेगा। नदी के विकराल रूप का परिणाम बाढ़ होना स्वाभाविक है। आगे देखिए
हमें स्वीकार वह भी, उसी में रहते होकर फिर छनेंगे। फिर क्या कहते हैं, दीप क्या कहता है कि हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम अपने पैर टेक लेंगे तथा बाढ़ का प्रकोप कम होने पर भी हम फिर से जम जाएंगे और एक आकार का दीप पुनः निर्मित हो जाएगा। अर्थात जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, वहीं फिर खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आधार। हम नए रूप के साथ फिर से अपना अस्तित्व लेकर के खड़े हो जाएंगे। माता उसे संस्कार देना। तुम कवि कहता है या कवि दीप के माध्यम से कहना चाहता है कि हे माँ, जब हम पुनः नए आकार में खड़े हो जाएं, तब हे माँ आप पुनः उसे संस्कारों से युक्त कर देना और मैं निरंतर तुम्हारा पुत्र होकर के तुम्हारे ही संस्कारों के साथ पलता बढ़ता हुआ स्थिर अपना एक नया रूप, नया अस्तित्व बना सकूं। उसे फिर से सजाती संवारती और एक नए भूखंड से उसको मिला देना। इसीलिए हे नदी माता, तुम उसे फिर से पुनः संस्कार से परिपूर्ण कर देना। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि तुम हमारी माँ के समान हो और जो हमें पिता से भी मिलाती है। इसलिए हे माँ, तुम हमें संस्कार देना और पिता से मिलाना कभी न भूलना। इन्हीं भावों के साथ में अज्ञेय जी का नदी की दीप कविता की व्याख्या समाप्त होती है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में भी कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का सहारा लिया है, मुक्तक छंद को अपनाया है, नदी, द्वीप और भूखंड का मानवीकरण कर दिया है। के साथ मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।